हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु। आई एम योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ना सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सोशियोलॉजी के अंदर मेन थ्योरीज कौन कौन सी हैं, की थिंकर्स कौन कौन से हैं, और ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बना है आज की डेट में, तो ये क्यों बना है। अगर आप मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है CUET PG 2027 के लिए, तो आप मेरे इस मेल आईडी पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, इस पर आप कनेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको YouTube वीडियोस का लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ये कोड मेरा यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही ना, फिर भी अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, एनीथिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम जो है हमेशा आपकी हेल्प करेगी। आप ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हमने ना इस थ्योरी में, इस लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे कि जैकिस डरिडा ने ग्लोबलाइजेशन को डीकंस्ट्रक्शन की नज़र से देखा। हमारे जो इमैनुअल वर्स्टीन हैं, उन्होंने देखा पेरिफेरल एंड कोर कंट्रीज की नज़र से। और जो हमारे एंथनी गिडेंस हैं, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को जगरनॉट की नज़र से देखा। जगरनॉट यानी कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशनशिप्स। तो वो सब क्या है जल्दी से समझते हैं। पहले थ्योरी के बेसिस पे हम समझ लेते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कोर कॉन्सेप्ट है द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस और वर्ल्ड्स कल्चर्स एंड इकोनॉमीज। जब इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है वर्ल्ड कल्चर्स की और इकोनॉमीज की एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है। और किस वजह से होता है, ये क्या क्या करता है, इट ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर्स। इट ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर्स यानी कि नेशनल बॉर्डर से भी बाहर चला जाता है और क्रिएट करता है सिंगुलर ग्लोबल सोशल स्पेस। यानी कि ये सिर्फ अब बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉर्डर के अंदर एक अलग कंट्री है, दूसरे बॉर्डर के बाहर दूसरी कंट्री है। अब जो है ना ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब जो है बॉर्डर नहीं रह गया, बस एक नाम की लाइन रह गई है, नाम की रेखा रह गई है, जिसकी वजह से अब आज की डेट में ना ग्लोबल सोशल स्पेसेस बन रहे हैं। ग्लोबल सोशल स्पेसेस जहाँ पे हर कंट्री का दोस्त, हर कंट्री का इंसान मिलकर के एक दूसरे से बात करता है, उसके साथ ऑनलाइन गेम भी खेलता है। जैसे PUBG में होता है ना, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग साथ में मिलकर के गेम खेलते हैं। ये कुछ तरीके का उसी तरीके की बात करती है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से टाइम एंड स्पेस का कॉम्प्रेशन हो जाता है। ये कॉइन किसने किया था ना, ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी हमारे डेविड हार्वे ने। इन्होंने बोला था हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जेट्स इंटरनेट शेयरिंग जियोग्राफिक डिस्टेंसेस। यानी कि जो जेट्स हैं, इंटरनेट है ना, इसकी वजह से आज हम मिनटों में, चुटकियों में या घंटों में ना एक देश के एक कोने से दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से ना टाइम और स्पेस का कंप्रेशन हो गया, छोटा हो गया है। और क्या क्या बात कही है इसमें, कहा गया है ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल मतलब ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक फिनोमेना, इट इज डीपली sociological process that simultaneously impacts politics, culture, environment and individual identity at a global scale। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना हमारी सोसाइटी पे, हमारे सोशल स्फीयर के हर पार्ट पे फर्क पड़ रहा है। हर पार्ट पे किस तरह से फर्क पड़ रहा है, हमारे देश की पॉलिटिक्स पे, हमारे कल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे भी, और सिर्फ नेशनल या लोकल लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे। यही बात मैंने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के भी लिए लिख दी है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। अब जो एक ग्लोबलाइजेशन है ना, इसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ना पैसे का लेन देन आपस की इधर उधर की कंट्रीज में बढ़ जाता है, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स बन जाते हैं। और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे आपने वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, जो कंपनी देखी ना, ये सब ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं। इसकी वजह से ग्लोबल कैपिटलिज्म का भी जन्म हुआ है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड एंड FDI। जो आपने न्यूज़ में सुनते होंगे ना कि FDI ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में, इतना पैसा निकाल लिया, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंट्री के लोग भी हमारे देश के अंदर अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ की फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करना चाहते हैं एंड उसका साइमल्टेनियसली फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। और क्या क्या बोला इन्होंने, इसकी वजह से क्या होता है ना, फ्री ट्रेड पॉलिसीज बनती है और डीरेगुलेशन हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। इसके भी कई फायदे हैं। जब फ्री ट्रेड पॉलिसीज बनती है ना, तो काफ़ी हद तक जो टैक्स वगैरह लगाती हैं एक दूसरे की कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर, तो वो कम हो जाता है। और जो कंज्यूमर्स हैं
उनको फ़ायदा होता है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस बनती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जैसे कि हमारी वीज़ा हो गई, मास्टर कार्ड हो गई, और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई जो इधर-उधर कंट्रीज़ में जाकर के ना, बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ होती हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के रोज़गार को जन्म देती हैं, वहाँ पे वर्क बनाती हैं। इस तरीके से भी हमारा ये टीएनसी एंड लेबर वर्क करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, डेलॉयट काम करती है इंडिया में, है तो वो बाहर की कंपनी, लेकिन इंडिया के अंदर भी वो लेबर बनाती है, यानी कि लोगों को जॉब देती है, लेबर सप्लाई भी करती है वो, है ना? और क्या-क्या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हम समझ लेते हैं। कल्चरल क्या है? इसमें होमोजेनाइजेशन होता है और हेटेरोजेनिटी होती है। आप पहले समझ लेते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या होता है। मतलब कि इसका आइडिया क्या है? द आइडिया दैट ग्लोबलाइजेशन मेक्स कल्चर मोर सिमिलर ऑफन लेड बाय वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म, यानी कि यह विचार की भूमंडलीकरण संस्कृतियों को अधिक समान बनाता है, जिसका नेतृत्व अक्सर पश्चिमी उपभोक्ता करता है। जॉर्ज रिट्जर जो हमारे बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने मैकडोनल्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, स्प्रेड ऑफ एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी एंड कंट्रोल। यानी कि जैसे मैकडोनल्ड्स में होता है ना, हर चीज़ आपको सेम तरीके का टेस्ट मिलेगा। इंडिया के मैकडोनल्ड में आप दिल्ली में खाओ और वही मैकडोनल्ड आप बेंगलोर में खाओ, टेस्ट आपको सेम मिलेगा। ये होता किसकी वजह से है? ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन की वजह से होता है। और क्या बताया इन्होंने कल्चरल इंपीरियलिज्म के बारे में बात करी है, यानी कि डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर ऑफन थ्रू मीडिया एंड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसेस। यानी कि होता है ना कि जैसे आजकल हमारे कंट्री में, इंडिया में ना, पॉप कल्चर जो कोरिया का कल्चर है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसी को कल्चरल इंपीरियलिज्म बोला है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या करते हैं ना, हम दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर्स को भी सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। तो यही बात जो है हमारे कल्चरल इंपीरियलिज्म के बारे में कही गई है। और क्या बताया? ग्लोबलाइजेशन इसका एक कॉन्सेप्ट है। ये किसने दिया था? हमारे रोलांड रॉबर्टसन ने दिया था। रोलांड है, ना कि रोनाल्ड। रोलांड रॉबर्टसन, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं ना, जैसे कि अगर आप जो मैकडोनल्ड्स है ना, है तो बाहर की कंपनी, लेकिन उसने इंडिया में आके ना खुद को लोकल कर दिया। है तो वो ग्लोबल कंपनी, लेकिन उसने इंडिया में आके खुद को ग्लोकलाइजेशन कर दिया। यानी कि कैसे कर लिया? वो इंडिया में आके कौन सा बर्गर बेच रही है? आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर का मतलब किसी को पता भी होगा, यूएस में नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया में जब बाहर की ग्लोबल कंट्री इंडिया में आकर के जब हमारे जो लोकल चीज़ें हैं उसका नाम यूज़ करके अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कोलगेट जो है तो बाहर की कंपनी, लेकिन इंडिया में आकर के वो नीम वाला टूथपेस्ट भी बेच रही हैं, वो नमक वाला टूथपेस्ट भी बेच रही हैं। तो यही चीज़ जो है ग्लोबलाइजेशन हमारी कहलाई जाती है। इसी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के वही मैंने बताया, मैकडोनल्ड सर्विंग मेक टिक्की इन इंडिया एंड टेरियाकी बर्गर इन जापान, यानी कि जापान में टेरियाकी बर्गर बेच रही है और इंडिया में आलू टिक्की बर्गर बेच रही है। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने ना वर्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में ना इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो यूजीसी नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। इन्होंने ना कंट्रीज को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक होती है कोर कंट्रीज और एक होती है हमारी पेरीफेरी कंट्रीज और एक होती है सेमी पेरीफेरी। तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा। कोर में कौन सी होती है कंट्री? जो वेल्दी कंट्रीज होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही हो चुका होता है, जैसे कि यूएसए, वेस्टर्न यूरोप। दूसरी होती है पेरीफेरी, ये पूरे नेशंस होते हैं, प्रोवाइड नहीं कर ये सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और चीप लेबर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमारी सब सहारन कंट्रीज हो गई, हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन इनके पास रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और रॉ मटेरियल्स ही उनको बेचते हैं, ये कोर कंट्रीज़ को बेचते हैं। और कोर कंट्रीज़ क्या करती हैं? वो रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके उसको महंगा करके फिर ये दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं। और वो दूसरी कंट्रीज़ कौन सी होती है? हमारी पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी। सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ ना वो इंटरमीडिएट कंट्रीज़ होती हैं, ना उनके अंदर पूरी तरीके से वो अमीर होती है, वेल्दी होती है कोर कंट्रीज़ की तरह, ना वो पूरी तरीके से गरीब होती है पेरीफेरी कंट्री, जैसे कि पुअर नेशंस अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह। इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि अपना इंडिया हो गया और ब्राज़ील हो गया। इंडिया और ब्राज़ील ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब हैं, तो हम सेमी पेरीफेरी में आते हैं। सेमी पेरीफेरी में यानी कि हमारे साथ रिसोर्सेज भी बेचते हैं, हम रॉ मटेरियल भी बेचते हैं और हम उस रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, तो हम सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। इसकी वजह से ना स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी आती है। कैसे आती है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, वो क्या करती है? गरीब कंट्री से सारा रॉ मटेरियल खरीद लेंगी सस्ते दाम में, और फिर वो सारा सस्ते दाम का रॉ मटेरियल एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगी, आईफोन बनाएंगी या नाइकी का या जॉर्डन का शू बनाएंगी, और फिर वो उन्हीं गरीब कंट्रीज़ों में दे देंगी और वही 80-80 हज़ार 1-1 लाख की वो चीज़ें बेचते हैं। इसी वजह से ये ना स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता है। कौन कहते हैं? हमारे इमैनुअल वॉलरस्टीन कहते हैं। अब हमारे एंथनी गिडेंस की मैंने आपको बारे में बताया था ना, एंथनी गिडेंस लेट मॉडर्निटी एंड डिसएम्बेडिंग के बारे में बोलते हैं। डिसएम्बेडिंग क्या होता है? ये बोलते हैं
लिफ्टिंग आउट ऑफ सोशल रिलेशंस फ्रॉम लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक संबंधों को बातचीत के स्थानीय संदर्भों से बाहर निकालना। सोशल इंटरेक्शंस स्ट्रेच अक्रॉस इंडेफिनिट स्पैन्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन ग्लोबली विया इंटरनेट। सामाजिक अंतरक्रिया अनिश्चित समय स्थान तक फैली हुई है, जैसे इंटरनेट माध्यम और विश्व स्तर संरचनाएं। इन्होंने मॉडर्निटी को जगरनॉट भी बोला है। इन्होंने बोला है कि मॉडर्निटी आज की डेट में ना, ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है, एक जगरनॉट की तरह से। अगर आपने वो एक्समैन की मूवी देखी होगी ना, जिसमें वो जगरनॉट करके विलन होता है, सर पे एक भारी सा लोहे का वो कुछ मास्क हेलमेट सा पहना होता है, ताकि उसका जो बड़ा भाई है चार्ल्स जेवियर उसको माइंड से कंट्रोल ना कर पाए, और वो जब वो जाता है तो वो दरवाजे से नहीं जाता, वो दीवार तोड़ता हुआ चला जाता है। उसके सामने जो भी आता है उसको उखाड़ता फेंकता हुआ चला जाता है, कार है तो कार को उड़ाता हुआ चला जाता है। तो इन्होंने बोला है कि इसी तरीके से ना, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो जगरनॉट है मॉडर्निटी का। ये मॉडर्निटी को ना एकदम तोड़ते फोड़ते हुए ना आगे बढ़ता चला जाता है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखता, ये बस आगे भागता चला जाता है। यही बात बोली है हमारे एंथनी गिडेंस ने। मैनुअल कार्सन्स ने क्या बोला? मैनुअल कार्सन्स ने बोला ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना नेटवर्क सोसाइटी बन गई है और इन्फॉर्मेशन नहीं जा गई है। नेटवर्क सोसाइटी यानी कि आजकल जितनी भी हमारे अंदर सोसाइटी चल रही है ना, वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसी को उन्होंने नेटवर्क सोसाइटी बोला है। और इन्होंने स्पेस ऑफ फ्लोज बोला है, यानी कि स्पेस ऑफ फ्लोज क्या बोला है इन्होंने? रिप्लेसेस द स्पेस ऑफ फ्लोज, पावर एंड वेल्थ नाउ एग्जिस्ट इन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैपिटल। यानी कि आज की डेट में जो पावर है ना, जो पावर है और जो पावर के साथ साथ हमारा वेल्थ है ना, वो आज के टाइम में सिर्फ इंफॉर्मेशन के अंदर रह गई है। यानी कि आपके पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आप उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, उतने ज़्यादा वेल्दी होंगे। और इसी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा आजकल कौन कौन सी हमारी कंपनीज उठा रही है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ये क्या करते हैं? हमारे जो दिनचर्या है ना, हम क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, एंड देन उसी के बेसिस पे हमको एड्स दिखाते हैं और खूब सारा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे से रिलेटेड बहुत सारी जो है हमारी ये आती रहती है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। यही बात हमारे एंथनी गिडेंस ने बोला, यही बात हमारे मैनुअल कार्सन्स ने बोला। अब जो हमारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है ना, वो है हमारे अर्जुन अप्पादुरई। ये क्या बोलते हैं? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्लोबल कल्चरल फ्लो एंड टाइम एंड 5 स्केप्स के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने पहले थ्योरी दी द डिसजंक्टिव फ्लोज, यानी कि अप्पादुरई आर्ग्यूज दैट ग्लोबलाइजेशन इज chaotic एंड फ्रेगमेंटेड, नॉट इन अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो कहीं पे अलग तरीके से हो रहा है, फ्रेगमेंट्स में हो रहा है, अलग अलग तरीके से कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के। एक ना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो रहा, एक सिंपल फ्लो के साथ नहीं हो रहा। ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। क्या बोला इन्होंने? ही कॉन्सेप्चुअलाइजेस ग्लोबल कल्चर्स इकोनॉमी थ्रू 5 ओवरलैपिंग फ्लूइड्स, लैंडस्केप्स और स्केप्स। इन्होंने 5 अतिव्यापी तरल प्रदर्शी यानी कि स्केप्स के माध्यम से वैश्विक संस्कृति अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं। अब वो क्या क्या बोलते हैं? एक तो उन्होंने बोला एथनोस्केप, यानी कि फ्लो ऑफ पीपल, यानी कि लोग जो है फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, खूब सारा टूरिज्म बढ़ रहा है, रेफ्यूजीज बढ़ रहे हैं वॉर की वजह से। एक ये बताया इन्होंने। एक इन्होंने बताया टेक्नोस्केप्स एंड फाइनेंसस्केप्स, यानी कि फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कैपिटल। जो पैसा है, जैसे मैंने बताया ना, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो सब हमारा आता है फाइनेंसस्केप्स में, और टेक्नोस्केप्स में आता है हमारी टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का फ्लो है वो कैसा चल रहा है। और साथ में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मीडियास्केप्स एंड आइडियोस्केप्स के बारे में बताया, यानी कि फ्लो ऑफ इमेजेस, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आइडियोस्केप्स यानी कि अब की आज के टाइम में ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रही हैं, जैसे कि जो चाइना की कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी है, हमारे अगर आप रशिया की बात करें, उनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो वो आइडियोलॉजी ग्लोबलाइजेशन की वजह से और कंट्रीज में भी फैल गई। जैसे फिदेल कास्ट्रो कौन सी कंट्री के थे? वो थे क्यूबा के। वो किस वजह से इंस्पायर हुए? वो कम्युनिस्ट पार्टी से इंस्पायर हुए, जो कि जिसका जन्म कहाँ हुआ था? जिसका जन्म हुआ था हमारे शायद रशिया में। लेनिन उसको सपोर्ट करते थे, देन स्टालिन उसको सपोर्ट करते थे, देन चाइना में माओ जेडोंग उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन वो क्यूबा में किस वजह से आया? क्यूबा में आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसी को इन्होंने आइडियोस्केप्स बोला है। और मीडियास्केप्स इन्होंने बोला है कि आज की डेट में जो इंस्टाग्राम में हम फोटो भेज देते हैं ना, कोई इंसान दिल्ली से फोटो अपलोड कर रहा है और कोई अमेरिका में बैठा हुआ वो फोटो अपडेट देख रहा है, उसका फोटो को चेक कर पा रहा है, लाइक एंड शेयर कर पा रहा है, उसी को उन्होंने मीडियास्केप बोला है। तो इस तरीके के उन्होंने कुल 5 फ्लोज बताए थे, कुछ टोटल 5 तरीके के इन्होंने 5 स्केप्स बताए थे,
जो कि हमारे अर्जुन एप्पादुराई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सोशियोलॉजी के थिंकर, जो कि एकमात्र जो बड़े थिंकर है उनको हम पढ़ते हैं। इसकी वजह से ना इनइक्वालिटी भी आ जाती है। इसका जो डार्क साइड है ना ग्लोबलाइजेशन का, डार्क साइड क्या है ग्लोबलाइजेशन का, ये विनर्स एंड लूजर्स की एक हायरार्की बना देता है। ग्लोबलाइजेशन इसकी वजह से ना क्या होता है कि हर एक को बेनिफिट नहीं मिलता, डज नॉट बेनिफिट इक्वली एवरीवन इक्वली। ये क्या करता है, ग्लोबल इनइक्वालिटी बढ़ाता है, वेल्थ को कंसंट्रेट करता है इन ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना पेरी पेरी, सेमी पेरी पेरी एंड कोर कंट्रीज। कोर कंट्रीज क्या करती हैं, सारा का सारा पैसा रॉ मटेरियल अपने पास इकट्ठा करती रहती है, उसी की वजह से विनर्स बनते चले जाते हैं, लूजर्स बनते चले जाते हैं। विनर्स कंट्री कौन सी है, कोर कंट्रीज। लूजर्स कंट्री कौन सी है, पेरी पेरी कंट्रीज। और इसकी वजह से ना डिजिटल डिवाइड भी आ रहा है। डिजिटल डिवाइड किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आईसीटी हर एक के पास ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं है, इसकी वजह से डिजिटल डिवाइड भी आ रहा है। अमीर इंसान के पास बड़ा बड़ा महंगा महंगा फोन है, अच्छा खासा इंटरनेट है, लेकिन गरीब इंसान के पास वो चीज़ नहीं है, इसकी वजह से डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट हो रहा है और अमीर और गरीब आदमी को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे जो आज के हमारे समाज में ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गए हैं। तो ये बात भी इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये नेगेटिव चीज़ें हो रही है। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर आप CUET PG 2027 की तैयारी करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप मेरा अल्टीमेट 2.0 बैच ले सकते हैं। अल्टीमेट 2.0 बैच इसमें, और साथ में आप ले सकते हैं मेरा महापैक बैच। ये हमारी CUET PG 2027 की आपकी तैयारी कराएगा अच्छे तरीके से। इसमें आपको मॉक टेस्ट PYQ सब मिलेंगे, लेकिन आपको और एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो आप महापैक ले सकते हैं। महापैक में आपको 250 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, और फ्यूचर में जो कोर्स आते रहते हैं ना वो भी आपको महापैक में मिल जाएंगे। और आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, अगर आप मेरा कोड DIV07 यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 50% तक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कोर्स लेने में, तो आप मेरी इस ईमेल आईडी पे मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो होपफुली आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ग्लोबलाइजेशन के हमने की थिंकर्स देखे, और उन की थिंकर्स ने क्या क्या किस किस तरीके से उसको बताया है, और उसका क्रिटिसिज्म भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। थैंक यू।